कल की क्लास में हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट करा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो हमको देखना था कि किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को उसके गुणों के हिसाब से पेरियोडिक टेबल पर जमा सकते हैं। तो हमने देखा था पेरियोडिक टेबल किसे बोलते हैं, जब हम बहुत से एलिमेंट्स को उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक टेबल में उनको फिट करते हैं और उनको रखने का जो मतलब तरीका होता है वो बहुत से लॉ पे डिपेंड होता है, जिसको हम पेरियोडिक लॉ कहते हैं। और इस तरीके से बनाई गई टेबल पेरियोडिक टेबल कहलाती है। ठीक है, अब सिग्निफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, हमको वर्गीकरण की जरूरत क्यों है तत्वों के। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज अरेंज द फैक्ट्स सो दैट वी कैन एक्वायर दैट ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंट्रोल ओवर देम विथ द लीस्ट पॉसिबल एफर्ट। हम क्या कर सकते हैं, तत्वों को इस तरीके से क्रम में जमा करके उनकी मतलब आपस में क्या उनका मतलब रिलेशन है, क्या एफर्ट है, इन सब के बारे में जान सकते हैं। इंडीड द लॉ हैज सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड हैज कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंटली टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस। तो साइंस के डेवलपमेंट के लिए केमिस्ट्री में ये चीजें की गई हैं। द पेरियोडिक लॉ प्रोवाइड अ फंडामेंटल ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज however possible is represent the property of the element in a responsibly टेबुलर अरेंजमेंट नो आर पेरियोडिक टेबल। तो पेरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग बहुत से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं, जिसको हम पेरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। अभी जो हम वर्तमान में जो पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उससे पहले पेरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसके पहले एलिमेंट किस तरीके से रखे जाते थे, इसके बारे में। Several attempts were made for the classification of element just after their discovery। तो एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद में बहुत से एफर्ट किए गए इनको अरेंज करने के। दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, और ये क्लासिफिकेशन उनके प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। जॉन डाल्टन इन 1808 प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने हर एलिमेंट के लिए एक एटॉमिक थ्योरी दी 1808 में। According to its atom of an element differ from the atoms of the other element in the term of their atomic weight। तो उन्होंने कहा कि हर एक एटम जो होता है, किसी एलिमेंट का एटम जो है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से अपने एटॉमिक वेट के जरिए जो है वो अलग होता है, यानी एटॉमिक वेट उनका अलग होता है। ऑन दिस बेसिस एटॉमिक वेट वाज अज्यूम्ड टू बी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो उन्होंने इस तरीके से एटॉमिक वेट को ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणमाला एलिमेंट को अलग करने का। हेंस आफ्टर दिस अटेम्प्ट्स वेयर बीइंग मेड टू क्लासिफाई एलिमेंट ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जिस तरीके से उस समय से क्या किया जाने लगा कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के जरिए या फिर भार के जरिए अलग किया जाने लगा। फिर नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट सबसे पहले कौन सा तरीका था, डॉबराइन ट्रीड्स। ठीक है, जिसको हम डोबराइन का त्रिक नियम कहते हैं। ट्राइड्स का मतलब होता है तीन। ठीक है, इन 1829 जॉन डॉबेनियर क्लासिफाइड सर्टेन एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3। डॉबेनियर ने बहुत से एलिमेंट को तीन के ग्रुप में रखा। ईच ग्रुप वाज कॉल्ड अ ट्राइड, और हर एक ग्रुप को ट्राइड कहते हैं। द 3 एलिमेंट इन अ ट्राइड हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। हर एक 3 एलिमेंट की जो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनकी एक सी प्रॉपर्टी होती है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन अ ट्राइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। जैसे 3 एलिमेंट रखे हैं, उसमें जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा वो अपने आजू बाजू के यानी पहले और सेकेंड वाले एलिमेंट के मतलब उनके मीन्स के यानी माध्य के बराबर उसका मान होता है। दिस ग्रुप वेयर नो एज डोबेराइन ट्राइड। इसी को हम डोबेराइन का ट्रिक नियम कहते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या है 7, 23, 39। तो यहाँ पे हम 7 और 39 यानी लिथियम और पोटेशियम का जो मीन्स आएगा यानी इसका माध्य जो आएगा 7 + 39/2, ये सोडियम का आता है यानी 23, यानी कि जो बीच वाला होगा वो इन दोनों के माध्य के बराबर होता है। ठीक है, But the Doberan method of classification could arrange only a limited number of element। लेकिन जो डोबेरियन का ट्रिक नियम था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लिमिट नंबर के एलिमेंट्स को जो है वो इनके नियम को फॉलो करते थे। ऑफ दोज नो एट द टाइम इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू द एलिमेंट देन
नाउ। तो अभी के समय में क्या होता है, उनके इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता। अब है टेलोरिक, स्क्रब और हेलिक्स। तो इनका नियम क्या कहता है, इन 1862 फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB डी कैरोलेस डिजाइंड अ cylindrical table in the which element were placed in 16 vertical lines in order to increasing atomic mass। तो इन्होंने क्या किया कि एक एलिमेंट के लिए एक टेबल बनाई और सिलेंड्रिकल या बेलनाकार टेबल बनाई, जिसमें उन्हें 16 वर्टिकल यानी कि ऐसे ऊर्ध्वाधर सीधे सीधे 16 लाइंस बनाई और उनमें एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट को जमा किया। 16 इन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी वेयर फाउंड ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, but this table also did not receive much attention। लेकिन क्या, जैसे कि हमने 16 इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, हमने माना कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और अगर ऑक्सीजन के इस टेबल में वर्टिकल में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन फिर भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन 1863-64 न्यूलैंड प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने अष्टक नियम दिया, अकॉर्डिंग टू विच व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट स्टार्टिंग from the given one, it is kind repetition of first the property of the element are represented at every 8 element like the 8 note in the octave of music। तो इन्होंने बताया कि अगर हम 8 एलिमेंट को एक साथ अरेंज करते हैं तो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8वां एलिमेंट फिर से सेम प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करता है, यानी कि पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो 8वें एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी सेम वही शो करेगा, यानी हर 8वें के बाद एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते थे, रिवाइज करते थे। इस तरीके से उन्होंने बताया, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि म्यूजिक के जो 8 नोट होते हैं वो भी सारे गामा पा जो है वो 8वां नोट जो है वो फिर से पहले वाले को फॉलो करता है। तो ये नियम था उनका। हाउएवर इट वाज लेटर ऑब्जर्व दैट दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल टू द एलिमेंट विच हायर एटॉमिक वेट। तो लेकिन बाद में पता चला कि ये जो लॉ है वो ज्यादा अणु भार वाले एलिमेंट को के लिए फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट है लॉदर मेयर arrangement। In 1869 a German chemist Lothar Meyer studied the physical property of the several elements लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उन्होंने बहुत से एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसका अध्ययन किया, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, इन सब का। ही स्टेटेड दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने बताया, उनकी स्टडी में उन्होंने बताया कि बहुत से एलिमेंट जो है उनके एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में के बीच रिलेशन होता है। और plotting a graph between atomic volume and atomic mass, he observed that the element with the similar property occupied similar position on the curve। उन्होंने बताया उन दोनों के बीच में एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया और बताया कि इनके बीच में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होती हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाई मेटल ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑन द कर्व। तो उन्होंने बताया, जब उन्होंने कर्व बनाया, जैसे कि इस डायग्राम में उनका ये कर्व या ग्राफ बना हुआ है, ये एटॉमिक वॉल्यूम है और नीचे एटॉमिक वेट है, तो इसके बीच में उन्होंने एक ग्राफ बनाया और उनका पहला नियम क्या बोलता है कि जो टॉप पे है जो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे, जिनको हम क्षारीय धातु कहते हैं, वो हमेशा इस कर्व के पीक पर या शिखर पर होंगे। द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइड पोजीशन ऑन द स्लोप ऑफ द कर्व। और जो जिनका लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे या एल्कलाइन अर्थ मेटल जिनको कहते हैं, वो हमेशा क्या होंगे, इसके स्लोप पर होंगे या ढाल पे होंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया। थर्ड क्या बोलता है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टेक पोजीशन ऑन द असेंडिंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व। और कर्व के आरोही क्रम में एकदम नीचे साइड में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये नियम था। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन लॉथर मेयर स्टेटेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पैरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से बहुत से एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण होते हैं वो इनके एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करते हैं। ऑन दिस बेसिस ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन अ टेबल। इसके बेस पर उन्होंने टेबल में बढ़ते हुए एटॉमिक मास या परमाणु भार के आधार पर उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया।
अब इम्पॉर्टेंट है मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या कहती है? इन 1869 मेंडलीव प्रपोज्ड अ लॉ बिफोर क्लासिफाइंग एलिमेंट विद द कॉल्ड पेरियोडिक लॉ। तो उन्होंने क्या किया? 1869 में मेंडलीव ने कुछ लॉ दिए जो पेरियोडिक लॉ कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दैट इज ऑन प्लेसिंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है पेरियोडिक टेबल में क्या होती है? उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में उन्होंने अरेंज किया। एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। और उन्होंने इस तरीके से पेरियोडिक टेबल में बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया और बताया कि कुछ समय के बाद या कुछ अंतराल के बाद बहुत से एलिमेंट जो है वो इंटरवल में आते हैं, यानी प्रॉपर्टी को दोहराते हैं। दिस लॉ मीन्स दैट ऑन प्लेसिंग द एलिमेंट इन सीक्वेंसिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देयर प्रॉपर्टी चेंज बट आफ्टर अ डिफाइंड इंटरवल एलिमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रॉपर्टी आर रिपीटेड। उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट होते हैं वो एक सीक्वेंस में एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है, लेकिन फिर भी एक कुछ समय बाद इंटरवल के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फिर से रिपीट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ मेंडलीव अरेंज्ड ऑल एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक मासेस इन अ टेबल नो एज पेरियोडिक टेबल एंड दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। इस तरीके से मेंडलीव ने जो है वो बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के क्रम पे पेरियोडिक टेबल में उन्हें अरेंज किया और ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया इसको हम पेरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में क्या था इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।